Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our 7th lecture on the topic of clinical pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring. And now we are going to discuss the dosage regimen calculation in a special population. And among the special population, first we will we are going to discuss in this lecture dosing in infants and children. अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन की, तो इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस हैव डिफरेंट डोजिंग रिक्वायरमेंट्स दैन द एडल्ट्स. उसकी वजह ये होती है कि चिल्ड्रन का बॉडी मेकअप एडल्ट से ज़रा डिफरेंट होता है, और इसके अलावा चिल्ड्रन में बहुत सारे सिस्टम अभी अंडर डेवलप होते हैं, यानी डेवलपिंग फेज़ में होते हैं. अभी ख़ास तौर से जैसे किडनी को, लिवर को ले लें आप, लिवर में बहुत सारे एंजाइम्स उस वक्त डेफिशिएंट होते हैं या कम मकदार में होते हैं, लिहाजा हमें इसमें पेशेंट को उसके डोजिंग रेजिमेन को जो है वो देखना पड़ेगा. जिसकी वजह से क्या वजह है, जिसकी वजह से बेसिकली कि हमें डिफरेंट डोजिंग कैलकुलेशन करनी पड़ती है. Now, information for pediatric dosing was generally lacking in the past. पास्ट में ये इंफॉर्मेशन बड़ी लिमिटेड होती थी, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में क्लिनिकल स्टडीज़ कंडक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होती थी, और वो कहती थी कि भाई ठीक है, एडल्ट पॉपुलेशन को टारगेट करना है, और वो उसी को टारगेट करते थे. और रेयरली कहीं कोई पीडियाट्रिक डोज का डेटा होता था तो वो अवेलेबल होता था, वरना यूजुअली फार्मास्यूटिकल कंपनीज वर नॉट इंटरेस्टेड इन पास्ट. बट इन दिसंबर 1994 क्या हुआ? द FDA required drug manufacturer to determine whether existing data were sufficient to support information on pediatric use for drug labeling purposes and implemented a plan to encourage the voluntary collection of pediatric data. FDA ने जो है वो एनकरेज किया फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कि वो एग्जिस्टिंग डेटा को ज़रूर यूज़ करें और सपोर्टेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और फिर ये इंफॉर्मेशन को जो है वो वॉलंटरी जो है वो उस डेटा को भी कलेक्ट करें और पीडियाट्रिक डेटा को पब्लिश करें, और ये बताएं कि जो है वो डेटा सफिशिएंट है या नहीं है, और वो ड्रग जो है वो पीडियाट्रिक यूज़ के हवाले से क्या कहती है. इसके अलावा द FDA मॉडर्नाइजेशन ऑथराइज एन एडिशनल 6 months ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरर दैट कंडक्टेड पीडियाट्रिक क्लिनिकल ट्रायल्स. इसके अलावा FDA ने मॉडर्नाइजेशन ऑथराइजेशन की, यानी ये एक एनकरेजमेंट के लिए एक और तरीक़ाकार अख्तियार किया गया कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो भी मेडिकेशन बना रही हैं, अगर वो पीडियाट्रिक क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो, और वो अगर नई ब्रेक थ्रू ड्रग है, तो उनको पेटेंसी प्रोटेक्शन जो रेगुलर मिलता है उससे 6 महीने ज़्यादा मिलेगा. 6 months एडिशनल पेटेंसी प्रोटेक्शन मिलेगा. तो वो कंपनीज जो कि पीडियाट्रिक क्लिनिकल ट्रायल करती हैं और पीडियाट्रिक का डेटा भी सबमिट करती हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर ड्रग इन FDA और टू रजिस्टर देयर ड्रग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो इस वजह से जो है वो एक एनकरेजमेंट हुआ कि 6 महीने की इजाफी पेटेंसी मिल जाएगी. अच्छा, अब इससे फ़ायदा क्या है फार्मास्यूटिकल कंपनी को? ये जो 6 months एडिशनल प्रोटेक्शन मिल रही है पेटेंसी की, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि देखिए, US में ये होता है, बल्कि दुनिया भर के कंट्रीज़ में ये होता है कि हर कंट्री के अपने पेटेंसी के लॉ होते हैं. पेटेंसी के लॉ ये होते हैं कि जो कंपनी जो नया मॉलिक्यूल डिस्कवर करके उसको एक ड्रग बना रही है, तो उसमें क्योंकि उसने बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए होते हैं, क्योंकि ड्रग को न्यू मॉलिक्यूल्स जब आइडेंटिफाई होते हैं, वहाँ से लेके एक फिनिश ड्रग तक डेवलप करना और उस पर क्लिनिकल ट्रायल करना, एनिमल स्टडीज़ करना, फिजिको-केमिकल स्टडीज़ करना, ये तमाम पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं, और जो कि 1.5 बिलियन डॉलर से लेके 2.5 बिलियन डॉलर तक हो सकते हैं. तो बिलियंस ऑफ डॉलर में ये खर्चा होता है. तो फार्मास्यूटिकल कंपनी ये चाहती है कि जब वो ये प्रोडक्ट मार्केट में लाएं, तो वो जब ये मार्केट में सेल करें, तो इससे ना सिर्फ ये कि उनको की जो ये जो इन्वेस्टमेंट थी इस ड्रग को डेवलप करने के लिए, वो भी जो है रिकवर हो जाए, बल्कि वो उस पर कुछ प्रॉफिट भी कमा ले. अच्छा, मकसद ये होता है कि प्रॉफिट इसलिए कमा ले कि
ऐसा तो नहीं होता ना कि एक ड्रग बस उन्होंने लाइफ टाइम जो है वो एक दफ़ा डेवलप कर ली और उसके बाद बस छुट्टी हो गई, अब सारी उम्र बैठ के खाएंगे, नहीं। बल्कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को मुसलसल नए मॉलिक्यूल्स डेवलप करने पड़ते हैं और नई ड्रग्स मार्केट में लानी पड़ती है। तो वही ड्रग जो ये मार्केट में ला चुके होते हैं जिसकी पेटेंसी एक्सपायर नहीं होती, तो वो प्रोडक्ट जब मार्केट में चल रही होती है तो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है वो फर्दर ड्रग डेवलपमेंट में भी खर्च हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो आगे भी नए मॉलिक्यूल्स लेकर आ रहे होते हैं। तो ये पेटेंसी प्रोटेक्शन का मकसद होता है। अच्छा, अब पेटेंसी प्रोटेक्शन में ये होता है कि जब तक वो प्रोडक्ट है उसकी पेटेंसी एक्सपायर नहीं हुई है तो कोई भी दूसरी कंपनी उसकी कॉपी करके नहीं बना सकती और उससे कम प्राइस पे नहीं बेच सकती। तो इसलिए जो है वो उस ड्रग के मैन्युफैक्चरर, सेलर वही कंपनी होती है जिसने उसको डेवलप किया होता है, जिसके पास पेटेंसी होती है, पेटेंसी प्रोटेक्शन जिसको मिली हुई होती है, और ताकि वो उस ड्रग को फिर मार्केट में अवेलेबल रख सकें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो कमा सकें। तो अब एफडीए ने क्या किया कि ठीक है, जो भी इसकी पेटेंसी की प्रोटेक्शन होगी 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, जो भी प्रोटेक्शन मिलेगी, अगर आपको इजाफी प्रोटेक्शन चाहिए तो फिर आपको पीडियाट्रिक क्लिनिकल स्टडीज़ भी करनी पड़ेंगी और पीडियाट्रिक ट्रायल भी करने पड़ेंगे, डेटा का प्रोवाइड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव इंडिकेशन इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। उससे फ़ायदा ये होगा कि उस कंपनी को उस ड्रग की 6 महीने की और इजाफी पेटेंसी की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, जिससे वो और मज़ीद 6 महीने मज़ीद भी कमा सकेंगे, यानी उससे जो है वो प्रॉफिट्स अर्न कर सकेंगे। तो ये इसका पेटेंसी का एक्चुअली मकसद होता है। तो इस एनकरेजमेंट से फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारी कंपनीज़ ने इसमें इंटरेस्ट लिया कि वो पीडियाट्रिक क्लिनिकल स्टडीज़ भी कंडक्ट करें और उसको डेवलप करें ताकि जो प्रोडक्ट मार्केट में आए उसका पीडियाट्रिक का डेटा भी मौजूद हो। अच्छा, इससे हुआ क्या, यानी इस एनकरेजमेंट से एफडीए की, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स लेटर, the results of pediatric studies conducted on 322 drugs and biological products are available to help dosing in children. जिसके नतीजे में क्या हुआ बाद में, इससे इस एनकरेजमेंट से कि 322 ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हुई उनका शुरू से ही डोजिंग का डेटा चिल्ड्रन में मौजूद था, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का इंटरेस्ट जो था वो उसमें बढ़ गया। अच्छा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? ड्रग्स तो ठीक है आपको पता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे एंटीसीरा हो गए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हो गई, वैक्सीन्स हो गई, ये सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। एनीवे, तो ये इसका बेनिफिट हुआ। अच्छा, द स्टडीज रिवील इंपॉर्टेंट न्यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डोजिंग एंड फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ना सिर्फ ये कि इससे पीडियाट्रिक का डेटा मिल गया फिजिशियंस को और फार्मासिस्ट को, बल्कि और न्यू इन्फॉर्मेशन ये भी मिली कि आखिर क्या क्या फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंसेस होते हैं चिल्ड्रन में और एडल्ट में। तो उन डिफरेंसेस की बेस पर पीडियाट्रिक की डोजिंग क्या होनी चाहिए और एडल्ट की डोजिंग क्या होनी चाहिए। अच्छा, डोजिंग ऑफ ड्रग्स इन दिस पॉपुलेशन रिक्वायर्स ए थॉरो कंसिडरेशन ऑफ द differences in pharmacokinetics and pharmacology of a specific drug in preterm newborn infants। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक और कि डोजिंग ऑफ ड्रग इन दिस पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन है यानी जो डिफरेंट चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है, थॉरो कंसिडरेशन के किस चीज़ की, डिफरेंसेस इन फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंसेस क्या है, यानी ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन पैटर्न में क्या फ़र्क है। एंड फार्माकोलॉजी यानी फार्माकोडायनेमिक रिसेप्टर लेवल पर एक्टिविटी किसी भी स्पेसिफिक ड्रग की क्या होगी प्री टर्म न्यूबॉर्न इन्फेंट में या न्यूबॉर्न इन्फेंट में। न्यूबॉर्न इन्फेंट क्या होता है, बर्थ से लेके 28 डेज तक, इसको हम कहते हैं न्यूबॉर्न इन्फेंट, यानी ये चिल्ड्रन की क्लासिफिकेशन है या पीडियाट्रिक्स की क्लासिफिकेशन है। इन्फेंट हम किसे कहेंगे, 28 डेज से लेके 23 मंथ्स तक। young child 2 to 5 years, older child 6 to 11 years and adolescents 12 to 18 years, और 18 years के बाद फिर एडल्ट शुरू हो जाता है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन पीडियाट्रिक की
मौजूद है। तो इन डिफरेंट एज ग्रुप में आखिर क्या डोजेज रिकमेंडेशन होनी चाहिए बेस्ड अपॉन देयर फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंसेस एंड बेस्ड अपॉन देयर फार्माकोलॉजिकल डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस होने चाहिए जिसकी बेस पर आपने डोज कैलकुलेट करनी है और डोजेज रेजिमेंट सही डिटरमिन करना है। Unfortunately, the pharmacokinetics and pharmacodynamics of most drugs are still not well known in children under 12 years of age. And the variation in the body composition and maturity of the liver, kidney, and other organ functions are potential sources of differences in the pharmacokinetic with respect to age. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि बहुत अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि अभी भी बहुत सारी ड्रग्स का फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक का डेटा अंडर 12 इयर्स चिल्ड्रन में मौजूद नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो मैच्योरिटी ऑफ लिवर है, किडनी है और अदर फंक्शन है बॉडी के, वो डिफर करते हैं रेस टू रेस एंड एथनिक ग्रुप टू एथनिक ग्रुप। यानी किसी रेस में जो है लिवर जल्दी डेवलप हो जाता है, किसी में देर से डेवलप होता है। यानी सेम एज ग्रुप में, यानी अगर 10 इयर्स चाइल्ड किसी एक रेस का उसका फुली डेवलप है, दूसरा रेस का 10 ईयर चाइल्ड है उसका अभी डेवलप नहीं है। सेम किडनी का ही है का भी मसला है और अदर ऑर्गन का भी, जिसकी वजह से आप जर्नलाइज डोज नहीं कर सकते। ये डिफरेंसेस आते रहेंगे। फॉर कन्वीनियंस इन्फेंट्स आर हेयर आर्बिटरली डिफाइंड एज ए चिल्ड्रन ऑफ 0 to 2 years ऑफ एज। यानी सिंप्लिसिटी को सामने रखते हुए आर्बिटरली एक वैल्यू डिफाइन कर ली हमने कहा कि भाई जो इन्फेंट कौन होगा, इन्फेंट वो होगा जिसकी एज 0 से 2 years ऑफ एज होगी। हाउएवर विद इन दिस ग्रुप स्पेशल कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर इन्फेंट्स लेस देन 4 weeks 1 month old because their ability to handle drugs often differ from दैट ऑफ मैच्योर इन्फेंट्स। यानी जो बच्चा अंडर 1 month होगा उसको बहुत ज़्यादा एहतियात से उसकी उसको ड्रग की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, उसकी डोज बहुत एहतियात से देखनी पड़ेगी, क्योंकि अंडर 1 year द चाइल्ड इज़ वेरी डेलिकेट। यानी उस वक्त ज़रा सी भी डोज जो होगी वो प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस इन्फेंट or most of the organs of this infants are still premature और still in the developing phase। तो उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा इस एज में एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं हम इन जनरल। कंप्लीट हेपेटिक फंक्शन इज नॉट अटेंड अंटिल द 3rd week ऑफ लाइफ। यानी 3rd week ऑफ लाइफ तक जो हेपेटिक फंक्शन है, कंप्लीट हेपेटिक फंक्शन अटेंड नहीं होता 3rd week ऑफ लाइफ तक। Oxidative processes are fairly well developed in infants, but there is a deficiency of conjugative enzymes, particularly glucuronidation। ठीक है, यानी अब इसमें यह है कि हेपेटिक फंक्शन जो है वो अंडर डेवलप होता है और 3rd week तक टाइम लेता है। अच्छा, ऑक्सीडेटिव यानी देखें, आपने पढ़ा होगा जब है मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का तो उसके 2 फेज़ हैं। लिवर में ड्रग मेटाबॉलिज्म के 2 फेज़ हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में आपके पास होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, और जो फेज़ 2 है उसमें आपके पास होता है कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। तो फेज़ 1 के जो ऑक्सीडेटिव सिस्टम है वो तो यूजुअली डेवलप हो जाता है इन्फेंट्स में, लेकिन ये जो कॉन्जुगेटिव सिस्टम है फेज़ 2 का, ये ज़रा टाइम लेता है। इसी वजह से बच्चों में कर्निक-टेरिस, यानी फॉर एग्जाम्पल कर्निक-टेरिस इज ए फॉर्म ऑफ जॉन्डिस in the newborn characterized by very high level of unconjugated bilirubin in the blood। अच्छा, अब होता क्या है कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि उसके आरबीसी बहुत तेज़ी से बन रहे होते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो रहे होते हैं। तो जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो उससे बिलिरुबिन बनता है, ठीक है, जो कि येलो कलर के पिगमेंट होते हैं। अच्छा, अब बिलिरुबिन को बॉडी से एलिमिनेट होना चाहिए। बिलिरुबिन बॉडी से कैसे एलिमिनेट होता है कि ये ग्लूकोरोनाइड के साथ कॉन्जुगेट होता है और फिर बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि ये जो कॉन्जुगेटिव एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी होती है जिसमें ग्लूकोरोनाइड यानी ग्लूकोरोनिडेशन है। जब ये डेफिशिएंसी होगी तो फिर ये बिलिरुबिन ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब ये बड़ा होगा, बढ़ने लगेगा इसकी वैल्यू, तो फिर कर्निक-टेरिस यानी जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो गए जाएंगी। तो इसी वजह से इसको हम न्यूनेटल जॉन्डिस कहते हैं, और ये तकरीबन 2 to 3 weeks यानी पैदाइश से लेके 3 weeks तक इसका रिस्क मौजूद होता है। अच्छा, सिंस
The tissue protecting the brain, the blood-brain barrier, are not well formed in the newborns. Unconjugated bilirubin may enter the brain and cause ब्रेन डैमेज। कभी कभी ये भी हो जाता है कि ये ब्रेन में जो है ये बिलिरुबिन एंटर हो जाते हैं और फिर ब्रेन को डैमेज भी करते हैं। अच्छा, अब इसमें ये भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि इस बेबी में इस वक्त ब्लड ब्रेन बैरियर भी नहीं बना होता, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ही वो बैरियर है जो कि बिलिरुबिन को ब्रेन में एंटर होने से रोकता है। अच्छा, in addition to reduce liver function in infants, altered drug distribution may occur due to reduction in the drug binding to plasma albumin and to different body composition, especially water and fat content. इसके अलावा ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में इन्फेंट के डिफरेंट होती है। उसकी वजह क्या है कि एक तो एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी का रेशो वो नहीं होता जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में होता है, यानी नॉर्मल इंडिविजुअल में होगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन भी लेवर बनाता है। अब इन बच्चों में मसला ये है कि अभी लेवर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, इसी वजह से एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी भी वो नहीं है, वो रेशो नहीं है जो कि किसी नॉर्मल इंडिविजुअल में होता है। इसके अलावा बॉडी कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, फैट कंटेंट कम होते हैं, जबकि जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फैट कंटेंट भी बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से इस कंपोजिशन के डिफरेंस की वजह से भी ड्रग का जो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू एडल्ट। अच्छा, न्यू बॉर्न शो ओनली 30 to 50% of the renal function of adults on the basis of activity per unit of the बॉडी वेट। ये भी बड़ा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनके जो किडनी फंक्शन है वो न्यू बॉर्न का वो एडल्ट के मुकाबले में 30 to 50% पे काम कर रहा होता है, ठीक है, बॉडी वेट के हिसाब से। सो ड्रग्स, पहले इसको टेबल को देख लेते हैं कि टेबल में हमें क्या फाइंडिंग मिल रही है किडनी फंक्शन के हवाले से। टेबल 22.6 कंपैरिजन ऑफ न्यू बॉर्न एंड एडल्ट रीनल क्लियरेंस, एवरेज इन्फेंट एंड एवरेज एडल्ट। बॉडी वेट 3.5 kg होता है एवरेज इन्फेंट का, और एडल्ट का 70 kg होता है एवरेज एडल्ट का। बॉडी वाटर इसमें 77% होता है और एडल्ट में 58% होता है। वजह यह है कि इसमें फैट कंटेंट बढ़ जाते हैं। लीटर वाइज देखा जाए तो ये 2.7 लीटर है और इसमें टोटल वाटर, बॉडी वाटर 41 लीटर है, ठीक है। वैसे क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन रेशियो वाइज यानी परसेंटेज वाइज वाटर कम है। इन्यूलिन क्लियरेंस अप्रॉक्सीमेट 3 ml per minute 130, ठीक है। एलिमिनेशन रेट 3/2700 मीन्स 0.0011 और 130/41,000 दैट इज 0.0032। अच्छा, अब ये 0.0032 इज हायर देन द 0.0011, यानी एलिमिनेशन इन्यूलिन क्लियरेंस रेट इज हायर with in the adult compared to इन्फेंट्स। तो ये भी बता रहा है कि जो है वो इन्यूलिन क्लियरेंस कम है। इन्यूलिन एक केमिकल होता है जिसके ज़रिए हम किडनी फंक्शन को चेक करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली। हाफ लाइफ इन्यूलिन की इसमें 630 आवर है इन्फेंट्स में, और एडल्ट में 220 आवर है। तो कितनी कम हाफ लाइफ हो गई, यानी इससे ये पता चल रहा है कि ये जल्दी एलिमिनेट हो रहा है। अच्छा, PAH पैरा अमाइनो हेप्योरान क्लियरेंस, ये भी एक टेस्ट होता है, इससे भी किडनी फंक्शन चेक करते हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेट 12 है क्लियरेंस, इसमें 650 है यानी हायर क्लियरेंस। इसी तरह से इसमें भी फ़र्क आएगा कि इसमें जो है वो क्लियरेंस जो है वो 0.043 है, इसमें 0.00 है, इसमें 0.016, यानी इसकी हायर है क्लियरेंस। एलिमिनेशन रेट इज़ हायर देन द इन्फेंट इन एडल्ट। हाफ लाइफ इसमें 160 मिनट है, इसमें 43 मिनट है। तो इससे भी जो है हमें पता चल रहा है कि दोनों में डिफरेंस है और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ये डिफरेंसेस इन तमाम पैरामीटर, अब जब क्लियरेंस में डिफरेंस आ गया, एलिमिनेशन रेट में डिफरेंस आ गया, हाफ लाइफ में डिफरेंस आ गया दोनों की, एडल्ट और इन्फेंट की, तो इसका मतलब है ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक में भी डिफरेंस मौजूद होगा। अच्छा, ड्रग्स दैट आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन रीनल एक्सक्रीशन विल हैव शार्पली डिक्रीज एलिमिनेशन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जो होगी उनकी, वो जो ड्रग्स जो कि डिपेंड करती है रीनल एक्सक्रीशन पर, तो वो उनकी हाफ लाइफ जो होगी शार्पली डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, द पेनिसिलिन्स आर एक्सक्रीटेड फॉर मोस्ट पार्ट थ्रू द किडनीज, so the elimination half life of such drugs are much increase in infant
एज शोन इन टेबल 22.7। यानी जो एडल्ट होगा उसमें हाफ लाइफ कम होगी और इन्फेंट में हाफ लाइफ ज़्यादा होगी। अब टेबल 22.7 को देखें, एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ ड्रग्स इन इन्फेंट्स एंड एडल्ट। पेनिसिलिन की हाफ लाइफ इन न्यूनेट्स 3.2 आवर, हाफ लाइफ इन एडल्ट कम हो गई 0.5 आवर। एम्पिसिलिन की 4 घंटे, 1 से 1.5 घंटा। मेथिसिलिन की 3.3 या 1.3 आवर, इसकी 0.5 आवर कम हो गई। कार्बेनिसिलिन की 5 to 6 आवर, 1 to 1.5 आवर। कैनामाइसिन की 5 आवर, 3 आवर। जेंटामाइसिन की 5 आवर एंड 2 to 3 आवर्स। तो हर ड्रग की जो है आप ये देखें हाफ लाइफ न्यूनेट्स में ज़्यादा है, और ये तमाम वो ड्रग्स हैं जो कि मेनली डिपेंडेंट हैं एलिमिनेशन वाया किडनी। और हमने अभी यहाँ देखा कि किडनी फंक्शन जो है वो कम होता है, रिड्यूस होता है, और यहाँ हमने ये बात अभी पढ़ी भी है कि किडनी फंक्शन जो न्यूबॉर्न का होता है वो एडल्ट से 30 to 50% पर काम कर रहा होता है। तो इसी वजह से ड्रग की हाफ लाइफ और बॉडी में एक्यूमुलेशन बढ़ जाती है। तो इसी रीज़न के तहत आपने बच्चे को उसके हिसाब से, उसकी काइनेटिक्स के हिसाब से डोज कैलकुलेट करके देनी है। अच्छा, अब हम आते हैं व्हेन डोजेज गाइडलाइंस आर नॉट अवेलेबल फॉर ए ड्रग, एम्पेरिकल डोज एडजस्टमेंट मेथड्स आर ऑफन यूज। ठीक है, एम्पेरिकल यानी सिंपल डोज एडजस्टमेंट मेथड्स आर यूज। दीज एम्पेरिकल डोज एडजस्टमेंट मेथड्स आर बेस्ड ऑन द बॉडी सरफेस एरिया और बॉडी वेट। ठीक है, BSA बेस्ड डोज कैलकुलेशन या बॉडी वेट बेस्ड कैलकुलेशन, यानी जैसे मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से, कि जैसे ड्रग इज रिकमेंडेड एट 1 मिलीग्राम पर केजी, तो इफ़ द चाइल्ड इज हैविंग 4 kg तो 4 into 1 4 मिलीग्राम टोटल डोज बन गई। डोजेज बेस्ड ऑन चाइल्ड्स एज एंड बॉडी वेट एंड नॉर्मलाइज्ड टू ड्रग डोजेज इन एडल्ट्स वाज यूज्ड इन द पास्ट। अच्छा, जनरली जो बॉडी वेट और वेट के एज और बॉडी वेट के हिसाब से जो डोज कैलकुलेट की जाती थी, दैट वाज इन द पास्ट। हाउएवर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स may vary as function of age, so dosage based on body surface area has the advantage of avoiding some bias due to obesity or unusual body weight, because the height and weight of the patient are both considered। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जो है पहले जो है सिर्फ वेट की बेस पे या एज की बेस पर कैलकुलेट की जाती थी डोज, तो अभी भी की जाती है, खासतौर से उन ड्रग्स में जिनका थेरेप्यूटिक विंडो लार्ज होता है। लेकिन वो ड्रग्स जिनका थेरेप्यूटिक विंडो नैरो हो, तो उसमें जो है ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं है, बल्कि बॉडी सरफेस एरिया की बेस पर कैलकुलेट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बॉडी का वेट, हाइट और वेट तीनों चीज़ों को कंसिडर कर लिया जाता है। यानी हाइट कितनी है, वेट कितना है, ये दोनों फैक्टर्स को इसमें कंसिडर कर लिया जाता है और फिर डोज कैलकुलेट की जाती है। तो इसमें पेशेंट की अगर टॉल ज़्यादा है या ओबीस ज़्यादा है, यानी अनयूजुअल टाइप की बॉडी है, तो फिर उसमें डोज का जो होगा वो इशू नहीं डेवलप होगा। The body surface area method gives only a rough estimation of the proper dose, because the pharmacokinetic differences between patients of the same body surface area are not considered। हाँ, इस चीज़ को आप अपने जहन में रखिएगा कि इसमें भी एक खदशा ये मौजूद है कि सेम बॉडी सरफेस एरिया होने के बावजूद भी जो सेम एज के चाइल्ड होंगे, ज़रूरी नहीं है कि दोनों की फार्माकोकाइनेटिक सेम हो, उनकी फार्माकोकाइनेटिक में भी डिफरेंस हो सकता है, और उनके डिफरेंस होने की वजह से इस बात का भी खदशा हो सकता है कि दोनों की डोज में बच्चों की डोज जो हो वो कैलकुलेट होके डिफरेंट यानी अलग अलग आए। तो आपने इस चीज़ को भी इसमें कंसिडर करना है, अदरवाइज द पेशेंट मे हैव इश्यूज, और वो फिर उसको जो है वो आपको एड्रेस करना पड़ेगा, यानी फिर टॉक्सिसिटी का रिस्क हो सकता है। अच्छा, एनीवे, जो भी आप डोजेज रेजिमेंट दे रहे हैं न्यू बॉर्न में, इन्फेंट्स में या चाइल्ड में, हमेशा ये कंसिडर करें कि उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसकी डेवलपमेंटल फेज़ में उसकी किडनी फंक्शन कैसा है, उसका लिवर फंक्शन कैसा है, ताकि आप जो है वो कभी भी किसी भी किस्म का एरर ना करें। अब हम एक सिचुएशन पर आते हैं, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम पर आते हैं, और फिर उसको देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पेशेंट में क्या एप्रोप्रिएट डोज होगी। तो अगर हम इस न्यूमेरिकल को देखें तो देखें इसमें हमारे पास सिचुएशन क्या है। द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ पेनिसिलिन जी इज 0.5 आवर इन एडल्ट्स एंड 3.2 आवर्स इन न्यूनेट। ठीक है, 0 to 7 days ओल्ड। ये हमें लिटरेचर से मिल गया कि जी पेनिसिलिन जी है एंटीबायोटिक, और उसकी हाफ लाइफ
जो है वो एडल्ट में जो है 0.5 आवर है और न्यू नेट्स में है 3.2 आवर. Assuming that the normal adult dose of penicillin G is 4 मिलीग्राम पर केजी एवरी 4 आवर. तो जो डोज एडल्ट की है वो है 4 मिलीग्राम पर केजी और टॉर है उसका 4 आवर एवरी 4 आवर, यानी हर 4 घंटे से आपको देनी है. तो अब वो ये कह रहा है कैलकुलेट द डोज ऑफ पेनिसिलिन जी फॉर एन एडल्ट 11 पाउंड इन्फेंट्स. ठीक है, तो अब आप इसमें ये देखें कि आपके पास गिवन क्या क्या डेटा है. हाफ लाइफ इस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जी की दी हुई है, एडल्ट की भी और न्यूनेट की भी. दूसरी चीज क्या दी हुई है, डोज दी हुई है एडल्ट की 4 मिलीग्राम पर केजी. ठीक है, तीसरी चीज क्या दी हुई है, एडल्ट का टॉर दिया हुआ है एवरी 4 आवर. अच्छा, अब वो पूछ ये रहा है कि एक तो इसमें डोज कैलकुलेट करें पेनिसिलिन जी की इस इन्फेंट में. ठीक है, पेनिसिलिन जी की डोज कैलकुलेट करें. अब ये देखें, ये डोज यहां पर है 4 मिलीग्राम पर केजी और इन्फेंट का वेट दिया हुआ है पाउंड में 11 पाउंड. तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इस वेट को कन्वर्ट करना होगा केजी में. ठीक है, ताकि हम इसकी डोज निकाल सकें. तो हमें एक तो टॉर चाहिए कि पीडियाट्रिक में टॉर क्या होगा, और दूसरा उस टॉर के हिसाब से इस 11 पाउंड इन्फेंट की डोज क्या होगी. तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी. तो उस तरह से फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे. तो ठीक है, अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं. अगर हम सोल्यूशन की तरफ आए, ये वही फॉर्मूला है डोज कैलकुलेशन का. ठीक है, डोज अपॉन टॉर का. ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पर, अगर हम पिछले वाले लेक्चर की तरफ जाएं, जो हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूले किए थे, वही फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक आपने डोज की कैलकुलेशन करनी है. ये जो फॉर्मूला है सीपी एवरेज का, ये इसमें हमने ये बात की कि भाई सीपी एवरेज तो ये ले लिया हमने, सीपी एवरेज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू सीपी एवरेज ऑफ एडल्ट, यानी सीपी एवरेज ऑफ न्यूनेट इज इक्वल टू सीपी एवरेज ऑफ एडल्ट. ठीक है, इन्फेंट की सीपी एवरेज इसको हमने इक्वल कर लिया, यानी सीपी एवरेज तो सेम चाहिए दोनों में. अब दोनों को इक्वल किया, यानी 1.44 डोज ऑफ एडल्ट, टी हाफ ऑफ एडल्ट, एफ ऑफ एडल्ट, वीडी ऑफ एडल्ट, टॉर ऑफ एडल्ट इज इक्वल टू डोज ऑफ इन्फेंट, टी हाफ ऑफ इन्फेंट, एफ ऑफ एडल्ट. अच्छा, इसमें 1.4 से 1.44 कैंसिल हो गया, डोज से डोज कैंसिल हो गई, क्योंकि ये अभी हमें नहीं पता, इसमें हमें चेक करनी है इक्विवेलेंट डोज. एफ से एफ कैंसिल हो गया, वीडी से वीडी कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ ये टी हाफ और टॉर रह गए. तो एडल्ट और पीडियाट्रिक के लिए हमने इसी फॉर्मूले को यूज़ किया. अब जब हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया, तो अब हम इस न्यूमेरिकल को जब अटैम्प्ट करने आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले को रखते हुए हमने दोनों को इक्वलाइज किया. तो हमने यहाँ कहा टॉर 1 जो यहाँ पहले टी हाफ 1 था, इधर आ गया, और टॉर 2 जो यहाँ था, यानी वो इधर आ गया. ठीक है, टॉर 1 जो है और टी हाफ 1 जो है वो दरअसल टॉर 1 एडल्ट का डोजिंग इंटरवल है और टी हाफ 1 एडल्ट की हाफ लाइफ है. टॉर 2 इन्फेंट के डोजिंग इंटरवल है और टी हाफ 2 पीडियाट्रिक की हाफ लाइफ है. अच्छा, अब टॉर 1 हमें दिया हुआ है. ठीक है, क्या दिया हुआ है, टॉर 1 ये रहा 4 आवर. ठीक है, वो हमने ये रख दिया. हमने क्या किया कि अब टॉर 2 को इधर ले आए, ये टॉर 2 इधर आ गया, टी हाफ 2 इधर आ गया और ये टी हाफ 1 नीचे आ गया. ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला ये हो गया. टॉर 2 हम अभी मालूम कर रहे हैं, यानी इंटरवल क्या होना चाहिए. अच्छा, अब इसमें क्या किया, ये एवरी 4 आवर टॉर 1 यानी एडल्ट की हमने क्या रखी, टॉर की वैल्यू रखी. ये टी हाफ ऑफ इन्फेंट यहाँ आ गया था ऊपर टॉर 1 के साथ, यानी ये, तो वो 3.2, और ये टी हाफ ऑफ एडल्ट यहाँ आ गया था, तो ये 0.5, वो ये रहा. इस फॉर्मूले में को जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास टॉर निकल कर आया 25.6 आवर. अच्छा, अब 25.6 आवर आ रहा है, यानी इससे मुझे ये पता चल रहा है
कि अगर मुझे इस इन्फेंट को इतनी ही डोज देनी है 4 मिलीग्राम पर केजी, 4 मिलीग्राम पर केजी, तो मुझे ये डोज देनी होगी हर 25.6 आवर में, यानी टॉर की वैल्यू होगी इसकी 25.6 आवर में, जबकि एडल्ट में 4 मिलीग्राम पर केजी देनी थी एवरी 4 आवर, यानी ये बढ़ गया। डोज तो उतनी ही है, कांस्टेंट है, लेकिन ये बढ़ गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसको देखें, देयरफॉर दिस इन्फेंट मे बी गिवन द फॉलोइंग डोज। अच्छा, अब अगर हम इसको निकालें 4 मिलीग्राम पर केजी के लिए, तो पहले हमने 11 पाउंड को कन्वर्ट कर दिया केजी में, तो ये निकला 11/2.2। ठीक है, इससे जो भी वैल्यू आई अब ये केजी में कन्वर्ट हो गया, पाउंड से पाउंड कैंसिल हो गया, ये केजी ऊपर हो गया। तो अब ये 11 जब कैंसिल हुआ तो फिर ये यानी ये 2.2 से डिवाइड हुआ, तो इसकी जो भी वैल्यू आई, सपोज दैट इसकी वैल्यू आई 6, ठीक है, या 5.5 इसकी वैल्यू आई 2.2 से डिवाइड होके 5 केजी। ठीक है, तो जो इन्फेंट का जो, यानी इसको हमने पाउंड से केजी में कन्वर्ट कर लिया, 5 केजी इस इन्फेंट का वेट है, तो 5 × 4 कितने आया, 20 मिलीग्राम। तो 20 मिलीग्राम आप इस बच्चे को दे सकते हैं एवरी 24 आवर। एवरी 24 आवर आपने क्यों रख दिया, क्योंकि इसके राउंड ऑफ करना है, यानी प्रैक्टिकल स्केड्यूल रखना है, दैट इज 24 आवर। ठीक है, क्योंकि 25.6 इज वेरी ऑड वैल्यू, तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसकी डोज कर दी 20 मिलीग्राम एवरी 24, यानी 24 घंटे में सिर्फ 20 मिलीग्राम की डोज काफ़ी होगी। तो इस तरह से हमने ये किया, या फिर ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, इसका आधा करते हैं 10 मिलीग्राम एवरी 12 आवर। ठीक है, 10 मिलीग्राम एवरी 12 आवर वुड अचीव द सेम CP एवरेज, यानी सेम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट शेड्यूल होगा। तो इस तरीके से हम पीडियाट्रिक डोज को जो है वो एडल्ट डोज से ड्राइव करके इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसमें फिर एरर के चांसेस भी नहीं होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ आवर थर्ड लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे अपना डोजिंग ऑफ द ड्रग इन द एल्डरली पेशेंट, जो कि अनदर हमारे पास एक डेलिकेट ग्रुप ऑफ पेशेंट होता है। थैंक यू वेरी मच।